morning to all of you students. This is Mala Tiwari, your social science teacher from GCIC Khalilabad, Sant Kabirnagar. बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 हिस्ट्री जिसका फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की सबसे पहला सोपान वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रारंभ होता है। बच्चों राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद का अर्थ है, प्रत्यक्ष अर्थ है राष्ट्र के प्रति प्रेम व समर्पण की भावना, जो कि 1789 ईस्वी में फ्रांस से प्रारंभ हुई। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति हुई व सत्ता वहां के आम नागरिकों के हाथों में हस्तांतरित हुई। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने प्रारंभ से ही एक राष्ट्र, एक नागरिकता, एक राष्ट्रध्वज व एक राष्ट्रभाषा की संकल्पना को स्वीकार किया। उस समय फ्रांस की संसद, स्टेट्स जनरल जिसको उस वक्त कहा जाता था, उसने सामान्य नागरिकों को स्टेट्स जनरल के चुनाव में भाग लेने का अवसर दिया। बाद में स्टेट्स जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था फ्रांस में लागू की गई, जिसका उद्देश्य था सभी के लिए समान अवसर व सभी के लिए समान कानून की स्थापना करना। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार प्रसार के लिए यूरोप के अन्य देशों में भी जो राजतंत्र था उसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। इसी को देखते हुए 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली आदि देशों में पहुंचकर फ्रांसीसी सेनाओं ने राष्ट्रवाद के विचारों का प्रचार प्रसार किया। बच्चों फ्रांस की क्रांति की बात हो और हम नेपोलियन का नाम ना लें, यह संभव नहीं है। नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नेता नेपोलियन था, जिसने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर एक नए युग, जिसको हम नेपोलियन का युग कहते हैं, उसका प्रारंभ किया। फ्रांसीसी क्रांति पूरे विश्व में एक मील का पत्थर तो थी ही, साथ ही इस क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों को भी राजशाही से मुक्त होने की प्रेरणा दी थी। परंतु नेपोलियन में राजतंत्र की तो समाप्ति हुई, लेकिन एक नए युग का प्रारंभ हुआ, जिसे नेपोलियन के तानाशाही युग के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रशासनिक सुधार किए ताकि उसकी पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत व कुशल बन सके। 1804 ईस्वी में उसने नेपोलियन संहिता के नाम से कुछ नागरिक सुधार प्रारंभ किए, जिसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त किया, पहला। दूसरा, सभी को कानून के समक्ष बराबरी का दर्जा दिया। इसके अतिरिक्त उसने संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। नेपोलियन ने अपने नियंत्रण वाली इटली व जर्मनी के क्षेत्रों में सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त किया व भूदासत्व व जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। उसने यातायात व संचार की व्यवस्थाओं में भी सुधार किया। साथ ही उसके इन कार्यों से वहां के उद्योगपतियों को भी बहुत फायदा हुआ। उन्होंने यह समझा कि मानक भार तथा नाप व एक राष्ट्रीय मुद्रा से वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत मिलेगी। नेपोलियन के इन सुधारों के कारण जो लोगों में एक इस प्रकार की भावना आ गई थी कि बहुत सारे नए नए सुधार हो रहे हैं, लोग एक ऐसी व्यवस्था के अनुरूप कार्य कर रहे थे जो कि बहुत सहूलियत वाली थी। परंतु बहुत जल्द ही लोगों को यह एहसास हुआ कि ये नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं थी, वरन यह नेपोलियन के तानाशाही युग की एक झलक मात्र थी। करों को बढ़ा दिया गया, सेंसरशिप लागू की गई। सेंसरशिप का अर्थ है कि लोगों के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी लोगों को नहीं दी गई, और बाकी यूरोप को जीतने के लिए नेपोलियन इतना महत्वाकांक्षी था कि उसने फ्रेंच सेना में जबरदस्ती लोगों को भर्ती करना प्रारंभ किया। इन सब के कारण, इन सभी स्टेप्स के कारण लोग नेपोलियन का विरोध करने लगे, और जितने भी देश थे,
बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, इन लोगों यहाँ की जनता ने नेपोलियन का विरोध किया। अब हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस प्रकार नेपोलियन अन्य यूरोपीय देशों से पराजित हुआ अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण, और हम पढ़ेंगे कि यूरोप के अन्य देशों में किस प्रकार से राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार प्रसार हुआ व राजतंत्र के विरुद्ध संघर्ष हुए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए व अपने प्रश्नों के